मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो कल हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा बच्चे व्हाट यू मीन बाय मनी सप्लाई एंड व्हाट मेजर शुड बी अडॉप्टेड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मतलब ये मोस्टली है, ये वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में 6 मार्क का आता ही आता है। अगर ये 6 मार्क का ना भी आए तो इसमें से जो ये पॉइंट्स है इसका 3 मार्क्स और 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज अगर आप ये पूरा याद कर सको तो इसमें आपको ही फायदा है, क्योंकि इसमें 3 और 4 नंबर वाले मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके रिकवर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। व्हाट यू मीन बाय मनी सप्लाई? बच्चे मनी सप्लाई क्या है? आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में हमारी जो करेंसी है रुपीज, ठीक है जी, वो हमारे पेपर के रूप में है या कॉइन्स के रूप में होती है। और जो पेपर और कॉइन्स है ये पब्लिक के पास, जितना भी हमारी पब्लिक के पास पैसा है उनकी जेबों में है, ठीक है, उनके घरों में है, ठीक है, जितनी भी हमारी इंडिया की करेंसी लोगों के पास है, ठीक है जी। और जो पैसा उनका बैंक में जमा है वो सारे का सारा जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको मनी सप्लाई कहा जाता है। मींस की मनी सप्लाई refers to the currency held by the public at a point of time। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब लोगों के पास जितना पैसा कलेक्टेड है, ठीक है, उनके हाथों में है, उसको मनी सप्लाई कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखिए, मनी सप्लाई में कभी भी जो बैंक का पैसा है वो नहीं आएगा, बैंक में वही पैसा जो लोगों का जमा है सिर्फ वही मनी सप्लाई का पार्ट है। मींस की सेंट्रल अथॉरिटी मींस आरबीआई का पैसा और बैंक्स का अपना पैसा मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। तो आपको ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कांसेप्ट या फ्लो कांसेप्ट। तो जो मनी सप्लाई है बच्चे वो एक स्टॉक कांसेप्ट है। स्टॉक कांसेप्ट क्या होता है? मतलब स्टॉक और फ्लो आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए होंगे कि स्टॉक होता है जो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, जिसमें हम सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, एग्जैक्टली एक टाइम पीरियड पे होता है, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम होता है जो लगातार चलता रहता है, उसमें कोई चीज आती है जाती है, फ्लो होता रहता है। तो जो मनी सप्लाई है वह एक स्टॉक कांसेप्ट है। तो एमसीक्यूज के लिए आप याद रखना कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कांसेप्ट जो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि व्हाट मेजर शुड बी अडॉप्टेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई। कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? देखो, आरबीआई आप सबको पता है कि आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री। कि आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो हम सभी बैंक को कंट्रोल करता है, और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो मुझे इसमें हम यही पढ़ेंगे कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। मुझे देखो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर लगातार चलती रहती है तो वो दोनों ही हार्मफुल है। तो इकोनॉमी में एक बैलेंस होना जरूरी है कि ना ज्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन हो, क्योंकि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो चली जाती है तो ना चीजों के प्राइस चले मतलब हाई हो जाती है, जिसके कारण ना मार्केट में डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? दो मेजर्स अडॉप्ट करती है, वन इज क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड सेकंड वन इज क्वालिटेटिव। बच्चे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या है। क्वांटिटेटिव मेजर्स में आपको इन सबका पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि इन सबका मीनिंग क्या है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बैंक रेट से। तो क्वांटिटेटिव का फर्स्ट मेथड है जो बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है बच्चे? बैंक रेट होता है कि जब भी कोई बैंक है, लाइक कोई भी आम बैंक है, चाहे आरबीआई हो गया, कोई पीएनबी हो गया, उन सबको कभी ना कभी क्या करने की जरूरत पड़ती है? लोन लेने की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी बैंक वाला बंदा आरबीआई के पास गया कि भाई मेरे को बैंक में पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो आरबीआई उनको फ्री में तो पैसा देगी नहीं, तो आरबीआई भी क्या करती है? अगर कोई बैंक वाले उनसे लोन लेते हैं तो आरबीआई भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो बच्चे जब बैंक ने आरबीआई से लोन लिया तो जो आरबीआई ने उसको, ठीक है, बैंक से इंटरेस्ट चार्ज किया, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। तो सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि बैंक रेट एक ऐसा रेट इंटरेस्ट होता है जो कि आरबीआई चार्ज करता है किससे? बैंक से। तो भाई हम हमारा इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से क्या लेना देना है बच्चे? इसमें क्या होता है कि बैंक रेट इसको अकॉर्डिंग टू मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सेट करती है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, देखो इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, लोगों के पास क्या है? पैसा ज्यादा है, मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो क्या करेगी? जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट के रूप में पैसा ज्यादा ले लेगी उनसे। तो इन्फ्लेशन के जब इन्फ्लेशन होगी तो बैंक रेट क्या होगा? हाई कर दिए जाएंगे। और यही अगर इन्फ्लेशन है, मार्केट में लोगों के पास की पैसे की कमी है, तो आरबीआई क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करेगी, क्योंकि अगर इनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी
मीन आप सबको समझ आया होगा व्हाट डू मीन बाय बैंक रेट और इसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में कैसे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चे हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी सेम है बच्चे, इसमें भी ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी क्या किया जाता है, बैंक है जो आरबीआई से पैसा लेती है इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कोलैटरल सिक्योरिटीज होती हैं, कोलैटरल सिक्योरिटीज मतलब हमारी पब्लिक की अपनी कोलैटरल सिक्योरिटी होती है, उसको जो आरबीआई है वो अपनी मर्जी से सेल और परचेज करती है मार्केट में, ठीक है। तो अगर तो इन्फ्लेशन है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है तो पैसा क्या करना है, हमने लेना है, तो आरबीआई उसको परचेज कर लेती है। और अगर डिफ्लेशन है तो आरबीआई उसको सेल कर देती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे कि अगर तो इन्फ्लेशन है तो क्या कर दिया जाएगा, परचेज कर लिया जाएगा, और अगर डिफ्लेशन है तो उसको क्या कर लिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा, ताकि उसके पास पैसा चला जाए। नेक्स्ट बच्चे रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, हाँ जी, अभी रेपो रेट